Hello students, I have started your third chapter of economics, that is money and credit. In previous video we have seen so many things about money and we have seen money as medium of exchange कि मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया और उसके पहले क्या चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम फेस की जाती थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ा और हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा और डबल को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा है हमने। उसी को लेते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और इसमें आज हमें पढ़ना है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो बिफोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, इसे देखने से पहले हम ये देखें कि जब हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था या जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया गया था तो लोग जो है ट्रांजेक्शन कैसे करते थे। आप देखो स्टूडेंट्स, ग्रेन्स कैटल, हमने ये बात जो है बार्टर सिस्टम में कर रखी है पहले ही कि ग्रेन्स जो है वहाँ क्या होता था, डायरेक्टली सामानों का, डायरेक्टली गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। ग्रेन्स था, कैटल्स थे और उसके बाद आप देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, दैट इज़ मेटलिक कॉइन्स उस समय यूज़ किया जाता था। और हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ है, ये मेटलिक कॉइन्स हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है, कॉपर कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स है। तो इन सारी चीज़ों से उस समय ट्रांजैक्शंस किए जाते थे, ठीक है, जब मनी नहीं था, जब मनी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब एक्सेप्ट कर लिया गया उसके बाद अगर हमें देखना है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, मतलब जो आपके पैसा है, जो आपकी मुद्रा है, मनी है, उसका मॉडर्न फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स एंड कॉइन। पेपर नोट्स क्या है, जो नोट हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वो क्या है, पेपर नोट है। डेफिनेटली वो एक पेपर पे प्रिंटेड चीज़ है तो वो पेपर नोट है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, जब ये हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है। और कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स भी हम सिक्के इस्तेमाल करते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो इस तरह से हम सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। जो ये मॉडर्न करेंसी है, ये इसे इन दोनों को हम करेंसी कहते हैं, मॉडर्न करेंसी है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में वैल्यूएबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखे। गोल्ड की वैल्यू वो चाहे जिस भी फॉर्म में रहे गोल्ड ही है, सिल्वर की वैल्यू वो चाहे जिस भी फॉर्म में रहे तो वो क्या है, सिल्वर है। गोल्ड भी प्रेशियस, सिल्वर, कॉपर, ये क्या इनकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर कोई आपको पेपर, ठीक है, पेपर पे कोई रिटन मटेरियल दे दिया, उस पर कुछ लिख दिया कि 1000 का नोट है, सारी चीज़ें प्रिंट कर दी सारी, लेकिन उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। हम देखते हैं बच्चे अक्सर खेलते हैं, जो डुप्लीकेट नोट्स होते हैं उन्हें लेके बच्चे अक्सर खेलते हैं, वो सेम प्रिंट, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रिंट होता है जैसे ओरिजिनल नोट्स होते हैं, लेकिन उस पेपर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों उस पेपर की वैल्यू नहीं है भाई, उस पर भी वही सारे, उस पर भी लिखा है 2000, उस पर भी लिखा है 500 रुपीज़, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, वाई एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जब इसकी अपने आप में कोई वैल्यू है ही नहीं तो इसे हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है। पहली बात, इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो पेपर नोट है आपके, ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, हमें जो है हम एक्सेप्ट करते हैं और हम पेपर नोट का इस्तेमाल करेंगे। और वो पेपर की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब उसके नीचे जो है गवर्नर का साइन या RBI, इस तरह से आप देखो कि हर एक नोट पे कुछ ना कुछ लिखा होता है कि ये किसके द्वारा ऑथराइज्ड है, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है कि मैं शपथ लेता हूँ धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह से। तो वहाँ से उस पेपर की वैल्यू बढ़ती है। अगर ये चीज़ें उस पर ना लिखी, वो ऑथराइज्ड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट ने ये क्या कर रखा है कि ऑथराइज कर रखा है कि हमें क्या है, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये पेपर नोट्स और जो कॉइन्स होंगे इन्हें हम क्या करेंगे, मॉडर्न, हम इन्हें करेंसी के रूप में इस्तेमाल। RBI इशूज़ द करेंसी नोट्स। ये जो करेंसी नोट्स होते हैं वो RBI, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है
कंट्री को, ठीक है। तो आरबीआई ही सिर्फ ऑथोराइज्ड है इस चीज़ के लिए कि वो करेंसी प्रोवाइड करेगी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आरबीआई के अलावा किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है, किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिशन जो है नहीं दी गई है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या आप किसी की भी तरफ से जो है नोट छापने का, नोट इशू करने का काम आप करोगे, बिल्कुल नहीं। दिस वर्क इज मेड ओनली फॉर आरबीआई, दिस इज द ड्यूटी ऑफ आरबीआई। नाउ नो वन इन इंडिया कैन रिफ्यूज़ इट। और हम जब बात कर रहे हैं इस एक्सेप्टेंस की कि हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एंड ऑथराइज किया है, तो यहाँ पे कोई भी सिटीज़न, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नो वन, कोई भी जो है इस मनी को, इस करेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता कि हम इसे नहीं लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर ये मनी जो है क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट इट एंड नोबडी कैन रिफ्यूज़ इट। इसे कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नाउ कम हियर। यहाँ तक हमने बात की कि जो पैसे होते हैं, जो मनी होती है, वो दो फॉर्म्स में हमने देखी कि पेपर नोट्स और कॉइन्स के रूप में लोगों के पास होती है। अब इसका तीसरा फॉर्म हम ये भी समझ सकते हैं, डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, कि ये जो कॉइन्स है या पेपर नोट्स हैं, इनको लोग क्या करते हैं, ये बैंक में डिपॉजिट करके भी वहाँ अपना क्या करते हैं, अच्छा खासा बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, ये एक अदर फॉर्म है जहाँ लोग जो है मनी को होल्ड करते हैं, लोगों के पास पैसे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिपॉजिट विथ बैंक, इसका सेंस क्या है कि सारे पैसे क्या हम डिपॉजिट कर दें या किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करें कि हमें क्या डिपॉजिट करना है। तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन आर ओन डिसीज़न। ये हमारे अपने डिसीज़न पे है कि हमारी जो भी इनकम आ रही है उसमें से हमें कितना खर्च करना है और कितनी हमारी सेविंग है। सेविंग इन द सेंस जो एक्स्ट्रा मनी है, सपोज़ कि मुझे 20,000 जो है सैलरी इनकम मेरी आती है और मेरे घर का जो खर्च है वो 15,000 है, 15,000 है, तो 5,000 मैं क्या करूँगी, मैं इसे बैंक में सेव कर दूँगी। बैंक में सेव क्यों करूँगी, इसे तो मैं अपने पास भी रख सकती हूँ। बैंक में सेव करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है, यहाँ पे आप देखो, बैंक पे इंटरेस्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट बैंक में किया जाता है बैंक उसके बदले हमें इंटरेस्ट मनी पे करती है। दैट मीन्स हम फ़ायदे में हैं, हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। हमने जितना वहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है तो उस पर जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट की जो भी परसेंटेज बैंक की तरफ से फिक्स होता है, तो उसे हम किसी भी रूप में मंथली भी ले सकते हैं या फिर ईयरली भी हम ले सकते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये काम हम घर में नहीं कर सकते, घर में सिर्फ हम पैसे बचा सकते हैं लेकिन पैसे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, उस पर हम खुद को ही इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, हमारा बेनिफिट, यहाँ हमारा फ़ायदा हो रहा है। प्रोविज़न टू विथड्रॉ मनी व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। और प्रोविज़न यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक बार पैसे डाल दिए तो वो आपको जो है मिलने नहीं है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ विड्रॉल का भी प्रोविज़न होता है कि जब भी डिपॉजिटर को ज़रूरत होगी, कितने भी अमाउंट की, जितना भी अमाउंट उसने जमा किया उसमें से वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मनी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, द डिपॉजिट्स इन द बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो इट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। चूँकि लोगों के डिमांड पे, हमारी डिमांड पे वो पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, वो पैसे हम निकाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि हमारी डिमांड पे जो है हमारा डिपॉजिट हमें मिल रहा है। और मनी इज़ सेफ इन द बैंक, जो मनी आपने एक्स्ट्रा मनी को आपने डाला है बैंक में वो पूरी तरह से वहाँ पे सेफ है। मे भी हमारे घर में वो इतना सेफ ना हो, अनसेफ हो, तो मनी इज़ सेफ इन द बैंक। सो इन दिस वे वी कैन से, इन दिस वे द पीपल होल्ड मनी इन अनदर फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखो, जो बैंक है
उन्होंने आपको कैश प्रोवाइड कर दिया है, जब भी आपकी ज़रूरत हो आपको कैश प्रोवाइड वो कर देते हैं। दूसरा भी एक तरीका है बैंक से पैसे विड्रॉ करने का, और वो तरीका क्या है, चेक पेमेंट। चेक तो आपने सुना ही होगा कि चेक पेमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज चेक पेमेंट, दैट वी हैव टू सी हियर। आप ये देखो कि चेक पेमेंट के बारे में क्या है। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो हमको कैश मिल रहा है, ठीक है, यहाँ हम कैश के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। यहाँ क्या है, आप ये सोचो कि अगर मुझे किसी को पैसे देने या किसी की हेल्प करनी है या कोई ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, हम मेरे पे ही कर्ज है, मैं किसी को देना चाहती हूँ, तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कैश ना लेके दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस इंसान का नाम मैं अपने चेक पे लिखूँ। इस तरह से भी पैसे ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग। चेक क्या है, एक पेपर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है बैंक को, ठीक है, जो वहाँ का अकाउंट होल्डर है, जो दूसरे को पैसे देना चाह रहा है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन बैंक को उस इंसान के द्वारा दिया जाता है। सपोज वो इंसान मैं हूँ, तो मेरे द्वारा जो चेक बैंक को जाएगा, ओके, उसमें क्या होगा, फ्रॉम द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखा रहेगा जितना मैं देना चाहती हूँ, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, और मेरे अकाउंट, मेरा वो चेक है तो उस पर मेरा अकाउंट नंबर होगा, जो कि मेरे ये होगा कि मेरे अकाउंट से इतना डिडक्ट कर दिया जाए, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। उसमें वो जो इंस्ट्रक्शन है वो ये रहता है कि ये स्पेसिफिक अमाउंट मेरा है और मेरे अकाउंट में से इतने पैसे इस पर्सन को, जो पर्सन का नाम उस पर लिखा है, उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांजैक्ट कर दिए जाएं, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मेट ये बनाया हुआ है, होपफुली आपको क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे ये आप सपोज करो कि ये आपका जो है चेक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो चेक का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ये लिखा रहता है पे। तो यहाँ पे जब हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं चेक के द्वारा, तो यहाँ पहले क्या करते हैं, पे, आपको जिसे भी पे करना है आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज़, जितना भी पैसे आप उसे देना चाहते हो यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों चीज़ें सेम जाए, ठीक। अब उसके नीचे ये जो ये बना हुआ है यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे ये मेरा चेक है, इसलिए जो है यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी इट इज़ प्रिंटेड। यहाँ पे अब जो है डिजिटल वो आता है, तो यहाँ पे पहले से प्रिंट होता है। पहले क्या होता था, यहाँ अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता तो लिखना पड़ता था। उसके बाद जो अकाउंट नंबर रहेगा यहाँ पे, जो मेरा अकाउंट जहाँ पे रहेगा जिस भी बैंक में, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी रहेगी, उसके IFSC कोड और थोड़ी जो भी डिटेल है वो यहाँ लिखी रहेगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे जो बॉर्डर होता है वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। नंबर्स तो बहुत ढेर सारे दिए होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में नंबर दिए होंगे वो चेक का नंबर होता है, और उसके बगल में कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे नंबर्स में लिखे होते हैं, वो कोड होता है जो कि बैंक के द्वारा यूज़ होता है। तो और दूसरी चीज़ ये है, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे डेट हम डालते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये आप देखो यहाँ पे ये दो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ठीक, कॉर्नर में, तो इसका मतलब होता है अकाउंट पे चेक, ठीक है। ये दो लाइन का मतलब क्या होता है, ये अकाउंट पे चेक होता है। दैट मीन्स कि इसे क्या करना है, या फिर ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट टू अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में से इस पर्सन के अकाउंट में ये पैसे जाए। इस दो लाइन का ये मतलब होता है कि ये अकाउंट पे चेक है, जो एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिग्नेचर, विदाउट माई सिग्नेचर, ओके, दिस प्रोसेस विल नॉट गो अहेड। बिना मेरे सिग्नेचर के ये चेक, बिना किसी ये इस चेक का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई यूज़ नहीं, बेकार है ये चेक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ताकि जो बैंक है उसे कंफर्म हो सके कि ये चेक मैंने ही दिया है, और ये सारे प्रोसीजर वो आगे बढ़ा के उस अगले बंदे के अकाउंट में उतना मनी ट्रांसफ़र
कर सकें। और ये जो सारे कोड्स हैं ये बैंक के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, चेक नंबर जो है, चेक नंबर का ये यूज़ है कि इस चेक नंबर से ही वेरीफाई किया जाता है बैंक के द्वारा कि हाँ ये पैसे किसे जाने, किसके अकाउंट में जाने, ये बैंक का काम है। इम्पॉर्टेंट थिंग दैट चेक नंबर इज़ वेरी important. So students, I think this whole topic is clear to you. If any confusion is there, give in my comment section. And students, I am going to finish this video. Thank you very much. Be safe, be healthy, and subscribe my channel.